नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सपनों की राजकुमारी। सपनों की राजकुमारी, कथा मंजुला शर्मा, संपादन परमिला जैन, कला निर्देशक प्रताप मुलिक, चित्र चंदू, सुलेख उदय भास्कर। वैभवगढ़ राज्य में सपने बेचने वाला एक सपनों का सौदागर आता है, जो किसी भी व्यक्ति को उसका मनचाहा सपना दिखा सकता है। राजकुमार वैभव के दिलो दिमाग में अपनी पत्नी के रूप में कोई ऐसी राजकुमारी बसी हुई थी जिसे उसने न कभी देखा था और न ही उसे जानता था। इसलिए वह सैकड़ों राजकुमारियों को नापसंद कर चुका था और अंत में उसके पिता महाराज महेंद्र सिंह उसे उसके सपनों की राजकुमारी का सपना देखने सपनों की सौदागर के पास भेजते हैं। सपनों का सौदागर उसे उसकी सपनों की राजकुमारी का सपना दिखाता है, जो कालदेव के तिलिस्म में कैद राजकुमार वैभव को पुकार रही होती है। राजकुमार उसे प्राप्त करने के लिए पागल हो जाता है, लेकिन सपनों का सौदागर उसे बताता है कि उसके सपनों की राजकुमारी वैशाली नगर के महाराज पराभव की पुत्री राजकुमारी किन्नर है, जिसके स्वयंवर से जादूगर कालदेव अपनी तांत्रिक व तिलिस्मी शक्ति के बल पर समस्त राजाओं की उपस्थिति में जबरन उठाकर ले गया और अपने जाल तिलिस्म में कैद कर दिया। राजकुमार वैभव राजकुमारी किन्नर को पाने के लिए तिलिस्म को तोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और अपने पिता को बगैर बताए सपनों के सौदागर के साथ उसके बताए मार्ग पर चल देता है। सौदागर उसे लेकर एक महर्षि त्रिकालदर्शी के आश्रम पर आता है। यहाँ तक की कहानी आप सपने बेचने वाला नामक कॉमिक्स में देख चुके हैं। अब आगे। वैभवगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह राजकुमार के गायब होने पर बेहद चिंतित थे। क्या राजकुमार और उस धूर्त सपनों के सौदागर का कुछ पता नहीं चला? महाराज, हमने सौदागर के डेरे के जर्रे जर्रे की तलाशी भी ले ली, लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला कि वह कौन है और कहां से आया था, यह मालूम चल सके। महारानी के महल में मेरे लाल का कुछ पता चला महाराज? नहीं महारानी, सपनों के सौदागर नाम का वह धूर्त हमारे राज्य में आंधी की तरह आया और राजकुमार को लेकर तूफान की तरह गायब हो गया। युवा अवस्था प्राप्त होते ही हमें पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। राजकुमार के जन्म के समय की गई कुल गुरु की भविष्यवाणी सही साबित हुई। ओह हाँ, हम उस भविष्यवाणी को तो सचमुच भूल गए थे। आप ईश्वर, पूजा पाठ और ज्योतिष विद्या को मानते जो नहीं हैं। जो साबित हो जाए उसे तो मानना ही पड़ेगा। आपको राजकुमार के जन्म के समय की वह 2 विचित्र घटनाएं याद है ना, जब चिलचिलाती धूप के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी? उस असाधारण घटना को कौन भूल सकता है महारानी? राजकुमार के जन्म से लेकर अब तक सब कुछ असाधारण और विचित्र घटनाएं ही घटती जा रही हैं। उन 2 विचित्र बातों के अलावा उसके दाएं हाथ में 6 उंगलियां होना, एक ऐसी राजकुमारी का उसके दिलो दिमाग में बसना जिसे उसने देखा तक नहीं, फिर इस तरह सौदागर के साथ गायब हो जाना, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी। आप मेरी एक बात मानेंगे महाराज? बोलो। अब एक बार आप कुल गुरु से तो मिल लीजिए, वे अवश्य ही राजकुमार के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि जिस समय वे राजकुमार के जन्म के समय और आगे की भविष्यवाणी करने ही वाले थे, तो आप व्यर्थ की बातें समझकर उठकर चले गए थे। आपके साथ थी कुलगुरु भी। आज हम समझ रहे हैं, वह हमारी निसंदेह भूल थी। हमें कुलगुरु का यूं अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे विश्वास है, जब आप कुलगुरु के पास जाएंगे तो वे आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन महारानी, आप भूल रही हैं, कुल गुरु सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही मिल सकते हैं। हमें कुल गुरु से मिलने के लिए पूर्णिमा का तो इंतजार करना ही होगा। उधर कालदेव, हा 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 हा, राजकुमारी किन्नर, अगर तू यह समझती है कि कोई तुझे इस तिलिस्म की कैद से आजाद करा सकता है, तो यह तेरी एक भयंकर भूल के सिवा कुछ साबित नहीं होगी। अगर यह मेरी भूल साबित होगी तो याद रख कालदेव, मुझसे शादी करने का तेरा सपना भी मात्र सपना ही साबित होगा। जादूगर कालदेव इतनी जोर से दहाड़ा कि कांच का पूरा कक्ष झंझना उठा। राजकुमारी! कालदेव, तेरे चीखने दहाड़ने से अब मुझे डर नहीं लगता। इससे अधिक तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि मुझे जान से मार डाले, लेकिन तुझे एक दिन अपनी यह हार तो स्वीकार करनी ही होगी कि तू लाख जुल्म ढाने के बाद भी मुझे न तोड़ सका। मैं मर जाऊंगी दुष्ट जादूगर, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, हम तुझे मरने नहीं देंगे जिद्दी राजकुमारी। तू यहीं हमारी इस तिलिस्मी कैद में तड़प तड़प कर जिंदा रहेगी। कालदेव ने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए अपना हाथ उठाया
तो कांच की जमीन का थोड़ा सा हिस्सा सरक गया और वहां सीढ़ियां नजर आने लगी। कालदेव सीढ़ियां उतरने लगा। उसके उतरते ही कांच का वह फर्श यथावत स्थान पर वापस आ गया। उधर महर्षि के आश्रम में सौदागर के साथ राजकुमार वैभव। यह महर्षि त्रिकालदर्शी हैं, इन्हें प्रणाम करिए राजकुमार। क्या? महर्षि त्रिकालदर्शी? सौदागर, क्या ये वे ही महर्षि त्रिकालदर्शी हैं जिन्होंने कालदेव द्वारा राजकुमारी किन्नर के अपहरण के बाद राजकुमारी के पिता महाराज पराभव को यह बताया था कि कालदेव के तिलिस्म को कौन व्यक्ति और कैसे तोड़ सकता है? हाँ, लेकिन सौदागर, आपको इस बात से ही तो आश्चर्य हो रहा है ना कि मैं महर्षि को कैसे जानता हूँ और महर्षि मुझे? तुम ठीक समझे सौदागर। तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर हम देंगे राजकुमार। महर्षि, आप? लेकिन अभी नहीं, उपयुक्त समय आने पर। अभी ये बातें करने का समय नहीं है राजकुमार। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि वह दुष्ट कालदेव राजकुमारी किन्नर पर लगातार जुल्म बढ़ाकर विवाह के लिए उसे विवश कर रहा है। अगर राजकुमारी किन्नर को प्राप्त करना चाहते हो तो फौरन जाल तिलिस्म की ओर रवाना हो जाओ। जो आज्ञा। तुम्हारे इस अभियान के लिए हम तुम्हें एक करामती बटुआ देते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें हाथ डालकर तुम जिस चीज की इच्छा करोगे वह चीज तुम्हारे हाथ में होगी। अब आशीर्वाद दीजिए महर्षि। विजयी भव। ठहरो राजकुमार। क्या ऋषिवर? तुम्हें जाल तिलिस्म तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। हम अपनी योग शक्ति से पलक झपकते ही तिलिस्म के पहले द्वार तक पहुंचा देते हैं। आंखें बंद कर लो राजकुमार। राजकुमार ने आंखें बंद कर ली। जो आज्ञा ऋषिवर। अगले ही क्षण आंखें खुलने पर राजकुमार तिलिस्म के पहले द्वार जाल नदी के तट पर खड़ा था। ओह, यह वही नाव है जिसमें बैठकर मुझे सामने टापू पर जाना है। राजकुमार के बैठते ही नाव स्वयं आगे बढ़ने लगी। ओह, कितने भयानक मगरमच्छ! धीरे धीरे नाव में पानी भरना शुरू हो गया। मुझे जल्दी ही कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना बीच मझधार में आते ही नाव डूब जाएगी। राजकुमार को नाव में एक चाकू के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब और कुछ नहीं सूझा तो उसने वह चाकू उठा लिया। हैं? यह क्या? चाकू उठाते ही पानी भरना बंद? राजकुमार सकुशल टापू के तट पर पहुंच गया। अब मुझे टापू के इस एकमात्र रास्ते पर आगे बढ़ना है। उस मौत की डगर पर आगे बढ़ने से पहले राजकुमार की नज़र नदी किनारे की नम मिट्टी में खेल रहे कुछ नन्हे पहाड़ी चूहों पर ठहर गई। न जाने क्या सोचकर उसने कुछ नन्हे जीवों को उठाकर अपने करामाती बटुए में डाल लिया। अब वह उस पगडंडी पर आगे बढ़ गया। ओह, रास्ते के दोनों तरफ कितने भयानक कोबरे सांप घूम रहे हैं। पगडंडी के रास्ते में पड़ने वाले हर पेड़ को वह बहुत ध्यान से देखता चल रहा था। मांसाहारी पेड़ के नीचे सांप भी नहीं टहल सकते, इसलिए यह पेड़ मांसाहारी नहीं हो सकता। एक पेड़ के समीप पहुंचकर इस पेड़ की शाखाओं का छाया का जहां तक क्षेत्र है उसके नीचे सांप की बात तो दूर, कोई चींटी भी नजर नहीं आ रही। राजकुमार ठिठक गया। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। खतरा! मुझे एक चूहा फेंक कर पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। राजकुमार के चूहा फेंकते ही पेड़ की शाखाएं उस पर ऐसे झपटी जैसे मांस पर गिद्ध। एक और परीक्षण के लिए उसने तुरंत ही दूसरा चूहा उसके नीचे फेंक दिया, परंतु पेड़ की शाखाएं इस बार उस पर नहीं झपटी। मेरा अनुमान शायद सही है कि मांसाहारी पेड़ एक बार में एक साथ तो हजारों की संख्या में भी शिकार पकड़ सकता है, लेकिन अंतराल के बाद दूसरा शिकार वह तभी झपटता है जब पहले शिकार का खून चूस लेता है। लगभग 30 सेकंड बाद शाखाएं पुनः राजकुमार द्वारा फेंके गए चूहे पर झपटी और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यही अवसर है जब मुझे इस पेड़ के नीचे से गुजर जाना चाहिए। राजकुमार बहुत तेजी से दौड़ पड़ा और सुरक्षित मांसाहारी पेड़ की सीमा से बाहर था। यही वही किला है जहां के द्वारपाल से उसे प्रिय लगने वाला झूठ बोलना है। कौन हो तुम और क्यों आए हो? हुजूर, मैं राजकुमारी किन्नर के पूर्व जन्म का शत्रु हूँ और उसकी शादी महान तांत्रिक जादूगर कालदेव से कराने आया हूँ। राजकुमार, हम जानते हैं कि तुम राजकुमारी को आजाद कराने आए हो, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा झूठ बोला जो हमें बेहद प्रिय लगा, इसलिए तुम अंदर जा सकते हो। राजकुमार किले के अंदर दाखिल हो गया। सामने दीवार पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी। घड़ी में सही 12 बजे थे। इस समय वास्तविक क्या बजा है, यही मुझे इस घड़ी में बजाना है। वैभव बहुत ध्यान से घड़ी की सेकंड वाली सुई को देख रहा था, जिसके लिए सिर्फ 2 मिनट का समय है। उसके बाद संकेत देने वाली यही सुई
तलवार बनकर मेरे सीने में घुस जाएगी। और 1 मिनट बीत गया। ओह, आया समझ में। सेकंड की सुई हर अंक के आगे केवल एक झटके के साथ आगे बढ़ रही है। इसने केवल 3 के अंक पर ही 3 झटके दिए हैं। राजकुमार वैभव ने घड़ी में 3:01 बजा दिया। इसके साथ ही उस घड़ी ने एक दरवाजे का रूप ले लिया। वह दरवाजे में दाखिल हो गया। सामने मैदान में घोड़े खड़े थे। यही हैं वह 10 घोड़े, जिसमें 9 अंधे हैं और पीठ पर बैठते ही जाल नदी में लेकर डूब जाएंगे। देखने में तो सारे घोड़े एक जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे सब के सब जुड़वा हों। एक जैसा रंग, एक जैसा शरीर, एक जैसी टांगे और आंखें भी सबकी भली चंगी नजर आ रही हैं। मुझे महर्षि के करामती बटुए से चने निकालने चाहिए। उसने एक घोड़े की तरफ चने बढ़ाए। यह तो चनों को देखकर भी टस से मस नहीं हो रहा। एक एक करके वह हर घोड़े के सामने चने दिखा रहा था, लेकिन 9 घोड़ों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 10वें और अंतिम घोड़े के सामने उसने जैसे ही चने किए, घोड़ा जोर से हिनहिनाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।